कभी आपने गौर किया है, हम दिन भर सैकड़ों काम करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद कहाँ हैं? क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ अपनी आदतों के गुलाम बनकर कार्य करते जा रहे हैं? आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम महसूस कर रहे हैं। अगर आप भी इस रेस से थक चुके हैं, अगर आपके भीतर भी ये सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या यही जीवन है? तो रुकिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रीडिंग कैप्सूल, जहां हर किताब से हम निकालते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको आपके भीतर की आंख से मिलवाएगी। ओशो की किताब अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस। एक ऐसी किताब जो कहती है सोने का समय गया, अब जागने का वक्त है। चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा की ओर, जहां आपका मार्गदर्शन करेगा आपका अपना चेतन मन। अध्याय 1, नींद से जागो, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। ओशो। इस पहले अध्याय की शुरुआत एक गहरी लेकिन सरल बात से करते हैं। हम सो रहे हैं, लेकिन वो नींद जो वो कहते हैं वो बिस्तर पर की गई नींद नहीं है। ये एक आंतरिक नींद है, एक बेहोशी जिसमें हम दिन रात जीते हैं, काम करते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन बिना सचेत हुए। हमारे कार्य स्वतः होते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, काम पर जाना, लोगों से मिलना। इनमें से अधिकतर काम आदतन होते हैं। हम सोचते नहीं कि क्या कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। ओशो कहते हैं यही मैकेनिकल लाइफ है, जिसमें शरीर तो जगा हुआ है लेकिन आत्मा अब भी नींद में है। होश क्या है? व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस का मतलब है हर क्षण, हर क्रिया, हर विचार को देखना, न उसे दबाना, न उससे लड़ना, बस देखना। उदाहरण, जब आप गुस्सा हो रहे हों तो बस इतना करें, देखें कि गुस्सा आ रहा है। न उसे जस्टिफाई करें, न दबाएं, बस खुद को देखें, अभी मैं गुस्से में हूं। ओशो कहते हैं ये देखने की कला ही है सचेतता। और जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, गुस्सा, भय, ईर्ष्या, वासना, सब पर धीरे धीरे आपकी पकड़ बनने लगती है, क्योंकि अब आप उनका हिस्सा नहीं, आप उनके साक्षी हैं। क्यों जरूरी है ये जागरूकता? क्योंकि जब तक हम नींद में हैं तब तक हमारा जीवन प्रतिक्रियाओं से चलता है, जवाबों से नहीं। जब तक आप सजग नहीं तब तक आप अपने नहीं, समाज, धर्म, शिक्षा, संस्कार के बनाए ढांचे में जीते हैं। ओशो कहते हैं अवेयरनेस ब्रिंग्स फ्रीडम। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, आप चयन करने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे जागें? हर दिन की शुरुआत 5 मिनट शांत बैठकर करें। सिर्फ सांसों को महसूस करें, चलते वक्त चलने को महसूस करें, खाने वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दें, बात करते हुए अपने शब्द और भावनाओं को अंदर से देखें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी देखने की कोशिशें आपकी नींद को तोड़ना शुरू कर देती हैं। हम नींद में जीते हैं, सचेत हुए बिना। पहला कदम है देखना शुरू करना। जीवन को बदलने के लिए कुछ करना नहीं, कुछ देखना है। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं, वहीं से आपका असली जीवन शुरू होता है। अगर आप ही नहीं जागे तो जो आप सोचते हैं कि आप हैं, वो असल में कौन है? सोचिए और मिलिए अगले अध्याय में, जहां ओशो समझाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है और हम कैसे भीतर से स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 2, चेतना का द्वार, द डोर टू कॉन्शियसनेस। ओशो इस अध्याय में हमें एक और गहरी परत की ओर ले जाते हैं। अगर हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, तो फिर हम हैं कौन? बहुत से लोग सोचते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं सफल हूं, मैं विफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। लेकिन ओशो पूछते हैं क्या ये सब तुम हो, या ये सिर्फ तुम्हारे बारे में बनी हुई पहचानें हैं? झूठी पहचान का जाल, फॉल्स आइडेंटिटी ट्रैप। हमारा अहम, ईगो बार बार पहचाने बनाता है। नाम, जाति, धर्म, शिक्षा, पैसा, रिश्ते, इन सब से हम अपने स्व की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये सब मुखौटे हैं, और जब तक तुम इन मुखौटों को ही अपना चेहरा समझते रहोगे, तब तक तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। सचेतता ही है असली पहचान की कुंजी। ओशो कहते हैं तुम कौन हो, ये जानने के लिए तुम्हें किसी किताब, किसी गुरु या समाज की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी चेतना को खामोशी से देखना है। हर विचार, हर भावना, हर याद
ये सब तुम्हारे भीतर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है, जो सिर्फ साक्षी है, वो हो तुम। देखना ही है आत्मा का द्वार। ओशो बार बार एक बात पर जोर देते हैं, बी अ वॉचर। जब तुम सिर्फ देखने लगते हो, ना सोचते हो, ना प्रतिक्रिया देते हो, तो एक दिन तुम ये देख पाते हो कि मैं कोई विचार नहीं हूं, मैं कोई भावना नहीं हूं, मैं कोई नाम नहीं हूं, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। यहीं से शुरू होता है असली स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम, चेतना और शरीर के बीच संतुलन। ओशो कहते हैं कि शरीर एक साधन है, जैसे एक वाहन। तुम ड्राइवर हो, लेकिन जब तुम खुद को ही वाहन समझ लेते हो, तब संकट शुरू होता है। जागरूकता से जीने का मतलब है शरीर को, मन को, भावनाओं को इस्तेमाल करना, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल ना होना। जो कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम हो, वो स्थायी नहीं है। असली तुम वही हो जो सब देख रहा है, शुद्ध साक्षी। यही साक्षी भाव है चेतना का द्वार। जब तुम देखने लगते हो, तब तुम खुद से मिलने लगते हो। अगर तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तो फिर तुम हो कौन? और क्या ये तुम कभी मर सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें लेकर चलते हैं मृत्यु के भय और अमर आत्मा की खोज की ओर। अध्याय 3, मृत्यु का भय और अमृता की खोज, फियर ऑफ डेथ एंड द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। मृत्यु एकमात्र निश्चितता है, फिर भी हम सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं। इस अध्याय में ओशो हमें जीवन के सबसे गहरे डर, मृत्यु की ओर देखते हुए उससे मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। मृत्यु से डर क्यों लगता है? ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर असल में स्व की गलत पहचान से आता है। हमने जो अपने बारे में सोच रखा है, मैं शरीर हूं, मैं मेरी यादें हूं, मैं मेरी उपलब्धियां हूं, जब ये सब नष्ट होने का खतरा होता है, तब हमें लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब तो अस्थायी हैं, और जो अस्थायी है वो तुम नहीं हो। मृत्यु से नहीं, अज्ञात से डर है। हमारे भीतर जो डर है वो सिर्फ मृत्यु का नहीं, बल्कि उस अज्ञात का है, जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई मैं नहीं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर मृत्यु का साक्षात्कार कर लोगे, उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। ध्यान और मृत्यु। ओशो बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन मृत्यु की तैयारी नहीं, बल्कि एक छोटी मृत्यु है। हर बार जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम्हारे विचार रुकते हैं, अहम, ईगो शांत होता है, मैं गायब हो जाता है, और जो बचता है वो है शुद्ध अस्तित्व। यही अस्तित्व न मरता है, न जन्म लेता है। यही है तुम्हारा असली स्वरूप। जागरूकता से मृत्यु का रूपांतरण। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। सजग व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। ओशो कहते हैं, मृत्यु तुम्हें छीन नहीं सकती अगर तुमने खुद को पाया है। मृत्यु का भय हमारी झूठी पहचान से जुड़ा है। सच्ची चेतना को जानने के बाद मृत्यु भी एक मित्र बन जाती है। ध्यान हमें उस चेतना से जोड़ता है जो अमर है। जो मरता है वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह कभी मरता नहीं। अगर मृत्यु कोई अंत नहीं, तो क्या हर मृत्यु एक नई शुरुआत है? और क्या जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाना ही असली ध्यान है? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले अध्याय में ओशो समझाएंगे कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अध्याय 4, ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक जीवन शैली है। मेडिटेशन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ओशो इस अध्याय में एक बेहद आम गलतफहमी को तोड़ते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। ध्यान को हमने कर्मकांड बना दिया है। आजकल अधिकतर लोग ध्यान को एक टूल या टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हैं। सुबह 10 मिनट बैठ गए, आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले या सांसें गिनी, और फिर दिन भर उसी पुराने तरीके से अचेत होकर जिए। ओशो कहते हैं, ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास है। असली ध्यान तो जीवन में हर क्षण जागना है। सचेत जीवन ही है सच्चा ध्यान। ओशो समझाते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है हर पल को पूर्ण चेतना से जीना। जब आप खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाइए। जब आप चल रहे हैं, सिर्फ चलिए। जब आप बात कर रहे हैं, अपनी बात और भावनाओं को भीतर से देखिए। ध्यान तब नहीं होता जब आप करने की कोशिश करते हैं। ध्यान तब होता है जब आप होने की इजाज़त देते हैं। ध्यान का मतलब है प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग बनना। हम ज़्यादातर समय
रिएक्ट करते हैं, किसी के कहने से गुस्सा, निंदा से दुख, तारीफ से खुशी। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है हर प्रतिक्रिया के पहले एक छोटा सा देखने का क्षण, जहां आप खुद से पूछें क्या यह प्रतिक्रिया मेरे भीतर से आ रही है या बस आदत है। यही छोटी सी जगह जहां प्रतिक्रिया के पहले जागरूकता आ जाए, वहीं से शुरू होता है ध्यान का असली स्वाद। ध्यान और संतुलन। ध्यान आपको सिर्फ शांत नहीं करता, वो आपको जीवन के बीचों बीच स्थिर कर देता है। बाहर शोर हो सकता है लेकिन भीतर मौन रहता है। बाहर भागदौड़ हो सकती है लेकिन भीतर केंद्रितता रहती है। बाहर दुनिया हो सकती है लेकिन भीतर स्व होता है। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है बाहरी अस्तित्व में जीना लेकिन भीतरी मौन को छुए रहना। ध्यान कोई एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। हर क्षण को सजग होकर जीना ही ध्यान है। ध्यान से हम प्रतिक्रिया के गुलाम नहीं रहते बल्कि स्वामी बनते हैं। ध्यान ही जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। अगर ध्यान कोई विशेष समय या स्थान की चीज नहीं है, तो क्या हम शोर, तनाव और व्यस्तता के बीच भी ध्यान में रह सकते हैं? और क्या यही है सांसारिक जीवन में रहकर भी आत्मा की यात्रा करने की कला? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं संतुलन, बैलेंस की। एक ऐसा आंतरिक संतुलन जो न केवल आपको बदलता है बल्कि आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। अध्याय 5, संतुलन, भीतरी मौन और बाहरी गति का अद्वितीय समन्वय। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू अचीव वंस एंड फॉर ऑल, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही मूलभूत और व्यावहारिक बात करते हैं, संतुलन। लेकिन यहां संतुलन का अर्थ सिर्फ काम और आराम या ध्यान और दुनिया के बीच समय बांटना नहीं है। ओशो संतुलन को परिभाषित करते हैं जागरूकता की स्थिति, जिसमें इंसान ना तो किसी एक दिशा में झुका होता है ना किसी और भागा होता है। एक असंतुलन का मूल एक तरफा जीवन दृष्टि, आधुनिक जीवन या तो बाह्य उपलब्धियों पर टिका है या फिर अध्यात्म की ओर झुककर दुनिया से पलायन करने पर। कोई व्यक्ति ऑफिस, समाज, रिश्तों, पैसे की दौड़ में इतना खो जाता है कि वह खुद से पूरी तरह कट जाता है, तो कोई दूसरा ध्यान और साधना में इतना गहरे डूब जाता है कि उसका सामाजिक जीवन मर जाता है। वो मौन होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं बचता। ओशो इस दोनों को एक ही सिक्के के दो अधूरे पहलू मानते हैं। संतुलन की ओशो परिभाषा, भीतर बुद्ध, बाहर बाजार। ओशो कहते हैं बुद्ध बाजार में बैठा हो पर भीतर मौन हो, यही है संतुलन। संतुलन का मतलब है भीतर से जगे रहो लेकिन बाहर की जिम्मेदारियों को भी पूरे प्रेम से निभाओ। ये विरोधाभास नहीं है बल्कि यही दो ध्रुवों के बीच जीवंत पुल है, जहां एक सजग इंसान जीता है। तीसरा संतुलन का अभ्यास नहीं, सजगता का स्वभाव बनाओ। संतुलन कोई ट्रिक नहीं कि सुबह ध्यान करो और फिर दिन भर मशीन की तरह दौड़ो। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जहां भी तुम हो वहां पूरा उपस्थित रहो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, फोन मत देखो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो, उत्तर सोचने में मत लगे रहो। अगर अकेले हो तो खुद की कंपनी का आनंद लो, अकेलेपन से भागो मत। ये पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान है और यही ध्यान संतुलन को जन्म देता है। 4, संतुलन क्यों जरूरी है? जब कोई व्यक्ति असंतुलित होता है तो जीवन कई स्तरों पर प्रभावित होता है। मानसिक रूप से चिंता, द्वंद्व, तनाव, भावनात्मक रूप से अपराध बोध या अति संवेदनशीलता, शारीरिक रूप से थकावट, अनिद्रा, ऊर्जा की कमी, आध्यात्मिक रूप से आत्मविस्मृति, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। लेकिन जब संतुलन आता है, मन मौन होता है, हृदय हल्का और शरीर ऊर्जावान। ओशो कहते हैं संतुलन में जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी संतुलन से स्वीकार करता है। 5, संतुलन कैसे विकसित करें? हाउ टू कल्टिवेट बैलेंस। जागरूकता लाएं हर क्रिया में, हर काम को ध्यान की तरह करें। शुरुआत छोटे कार्यों से करें। ब्रश करना, चलना, पानी पीना, गाड़ी चलाना, ईमेल पढ़ना, हर क्रिया एक ध्यान बन सकती है अगर आप उसमें पूरी तरह उपस्थित हों। भीतरी मौन का अभ्यास, दिन में थोड़ा समय सिर्फ बैठने के लिए रखें। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच नहीं, बस साक्षी भाव से अपने भीतर देखें, विचारों को आते जाते हुए। संतुलन को फ्लो की तरह समझें। ये कोई परफेक्ट स्टेट नहीं,
ये जैसे नदी बहती है उसी तरह आपकी सजगता चलती रहे। छठा संतुलन का उदाहरण जीवन के कलाकार बनो। ओशो के अनुसार सजग और संतुलित व्यक्ति एक कलाकार की तरह होता है। वो अपने हर दिन को एक चित्र की तरह रचता है, जहां रंग भी होते हैं, खाली जगह भी होती है, गहराई भी होती है, लय भी। वो संघर्ष में भी नाच सकता है, दर्द में भी मुस्कुरा सकता है और भीड़ में भी खुद से जुड़ा रह सकता है। संतुलन एक गतिशील प्रक्रिया है, जमी हुई अवस्था नहीं। ध्यान और कर्म को अलग अलग मत देखो, दोनों को एक ही धारा मानो। संतुलन का जन्म तब होता है जब भीतर जागरूकता होती है और बाहर सहजता। एक संतुलित व्यक्ति बाहरी दुनिया में जीते हुए भी भीतर शांति में टिका होता है। अगर संतुलन एक निरंतर प्रवाह है तो क्या हम अपने हर निर्णय, हर संबंध, हर संघर्ष में इस प्रवाह को पहचान सकते हैं? और क्या यह संभव है कि हम इस व्यस्त, उलझी हुई दुनिया में रहते हुए भी अपने केंद्र को कभी खोए नहीं? इन ज्वलंत सवालों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए चैप्टर 6 के साथ, जहां ओशो हमें लेकर चलेंगे स्वतंत्रता, फ्रीडम के रहस्यमयी लेकिन जरूरी आयाम की ओर। अध्याय 6, स्वतंत्रता। भीतर से जीने की कला। सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, ये भीतर की जागरूकता से उपजती है। ओशो चुनौती देते हैं। आम धारणा यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी से आदेश न लेना, अपनी इच्छानुसार जीना, किसी भी सामाजिक या नैतिक नियम से बंधे न रहना। परंतु ओशो इसे अधूरी, प्रतिक्रियात्मक और सतही स्वतंत्रता मानते हैं। उनके अनुसार ऐसी स्वतंत्रता वास्तव में आत्म अहंकार, विरोध और बचाव की भावना से उत्पन्न होती है, न कि गहन आत्मसमझ या चेतना से। असली स्वतंत्रता क्या है? ओशो के अनुसार असली स्वतंत्रता एक आंतरिक अनुभव है, बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होकर जीने की कला। इसका अर्थ है जब कोई आपको गाली दे तब भी आप भीतर से शांत रहें, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब भी आप उसमें अपनी पहचान न ढूंढें, जब जीवन में परिस्थितियां विकट हों तब भी आपका मन केंद्रित और स्थिर बना रहे। यह स्वतंत्रता अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं, बल्कि भीतरी सजगता और संतुलन की क्षमता है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को देख सकता है, उन्हें समझ सकता है और उनसे परे जा सकता है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें आपकी भीतरी स्थिति बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती, बल्कि आपका आंतरिक केंद्र इतना मजबूत होता है कि वह हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। 2. ओशो की स्वतंत्रता की 3 परतें। ओशो ने स्वतंत्रता को 3 स्तरों में विभाजित किया है, जो आत्मिक विकास की क्रमिक अवस्थाएं भी हैं। स्वतंत्रता से, फ्रीडम फ्रॉम, यह स्वतंत्रता का सबसे प्राथमिक और प्रतिक्रियात्मक रूप है। इसमें व्यक्ति किसी चीज से, व्यक्ति से, व्यवस्था से या विचारधारा से मुक्त होना चाहता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक धार्मिक संस्थानों से आजादी, परिवार या समाज द्वारा थोपे गए नियमों से विद्रोह, किसी भी तरह के दमन से बच निकलने की चाह। हालांकि यह आवश्यक चरण है, लेकिन यह स्वतंत्रता अभी भी अतीत के प्रभाव में होती है। यह कोई सृजनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि एक प्रतिवाद है। यह स्वतंत्रता अधिकतर नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है, जैसे गुस्सा, घुटन या विद्रोह। स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम फॉर, यह दूसरा स्तर है, अधिक परिपक्व और सृजनशील। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ रचने के लिए, जीने के लिए, प्रेम करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है। उदाहरण, अपनी शर्तों पर जीवन जीना, कला, संगीत, लेखन जैसी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जगह बनाना, संबंधों में सच्चाई और खुलेपन को स्थान देना। यह स्वतंत्रता सकारात्मक है। यह किसी चीज से भागने की नहीं, बल्कि कुछ सृजित करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग स्वयं को प्रकट करने, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करता है। स्वतंत्रता स्वयं में, फ्रीडम टू बी, ये तीसरा और सबसे गहन स्तर है, जिसे ओशो मूल स्वतंत्रता मानते हैं। ये वह स्थिति है जब स्वतंत्रता किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होती, बल्कि व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र होता है। न कोई वजह, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई दिशा, न कोई सिद्धांत। यह स्थिति मौन, ध्यान और आंतरिक स्वीकार से उपजती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति में पूर्ण होता है। उसका होना ही उसकी स्वतंत्रता है। न वह किसी से टकराता है, न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह बस होता है। पूर्ण सजगता
और सहजता के साथ। 3. स्वतंत्रता और चेतना का गहरा संबंध। ओशो के अनुसार बिना जागरूकता, अवेयरनेस के स्वतंत्रता एक भ्रम बन जाती है। वह केवल इच्छाओं, वासनाओं और आदतों की गुलामी होती है। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं कि आप अपनी इच्छा से खा रहे हैं लेकिन वास्तव में वह लालच से उत्पन्न है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आप किसी को छोड़ रहे हैं लेकिन वह निर्णय गुस्से या अहंकार से प्रेरित है, तो वह स्वतंत्रता नहीं, प्रतिक्रिया है। स्वतंत्रता वहीं से आरंभ होती है जहां जागरूकता आती है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों, वासनाओं और प्रतिक्रियाओं को निर्लिप्त होकर देख सकता है, समझ सकता है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। 4. डर से मुक्ति। स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि हमारा अधिकांश जीवन डर द्वारा संचालित होता है। लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर अकेला रह गया तो? भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी गलत हो सकता है। डर की यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को भीतर से जकड़ लेती है। ऐसे में वह हर निर्णय, हर संबंध, हर प्रयास को असली स्वतंत्रता से नहीं बल्कि सुरक्षा की भावना से लेता है। ओशो स्पष्ट करते हैं, जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। डर और स्वतंत्रता दो विपरीत ध्रुव हैं। सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति अपने डर को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उसे निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। 5. स्वतंत्रता एक लक्ष्य नहीं, एक गुण है। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज है जिसे हमें किसी यात्रा के अंत में प्राप्त करना है। उनके अनुसार स्वतंत्रता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। यह किसी सामाजिक क्रांति या व्यक्तिगत जीत से नहीं आती। यह एक आंतरिक गुण है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन यह गुण हमारे संस्कारों, धारणाओं, सामाजिक दबावों और स्वयं की पहचान से जुड़ी भ्रांतियों से ढक जाता है। बी योरसेल्फ, दैट इज ट्रू फ्रीडम। यदि आप पूरी सजगता और स्वीकृति के साथ स्वयं को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाते हैं, तो आप तुरंत मुक्त हो जाते हैं। न कोई प्रयास, न कोई लक्ष्य, केवल स्वीकृति और चेतना। अध्याय 6 का सार यह है कि स्वतंत्रता कोई बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि भीतर की परिपक्वता है। यह भीतरी संतुलन डर से मुक्ति और जागरूकता से उत्पन्न होती है। ओशो के 3 स्तर, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फॉर और फ्रीडम टू बी, आत्मा की क्रमिक यात्रा को दर्शाते हैं। जब व्यक्ति अपनी पहचान, आदतों, डर, अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अगर असली स्वतंत्रता भीतर से आती है, तो क्या हम जो चुनाव अपने जीवन में करते हैं वह वाकई हमारे अपने होते हैं, या वे केवल हमारे पुराने डर, संस्कारों और आदतों की छाया है? क्या जागरूकता इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह हमें हर बंधन से मुक्त कर दे, बिना किसी संघर्ष, विद्रोह या विरोध के? इन प्रश्नों में ही अध्याय 7 की भूमिका छिपी है, जहां ओशो प्रेम, संबंधों और आत्म स्वीकृति की चर्चा करते हैं और हमें दिखाते हैं कि स्वतंत्रता केवल अकेलेपन में नहीं बल्कि गहरे संबंधों में भी संभव है। अध्याय 7, प्रेम, संबंध और आत्म स्वीकृति, लव, रिलेशनशिप एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक हर संबंध मांग और भय से भरा होता है। ओशो यह अध्याय गहराई से खोलता है हमारे जीवन के सबसे उलझे हुए आयाम, प्रेम और रिश्तों को। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम क्या है, और उससे भी कम लोग समझते हैं कि संबंध क्या होता है। 1. प्रेम एक भाव नहीं, एक स्थिति है। ओशो के अनुसार लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। ज्यादातर लोग प्रेम को किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा अनुभव मानते हैं। मैं उसे चाहता हूं, वो मुझे समझता है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह भावनात्मक निर्भरता है। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब इंसान पहले अपने भीतर पूरा होता है। 2. संबंध प्रेम की नहीं, कमी की उपज। ओशो एक गहरी बात कहते हैं, रिलेशनशिप इज अ सब्स्टिट्यूट, अ वे टू एस्केप योर लोनलीनेस। हम अक्सर संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। हम सोचते हैं कोई और हमें पूर्ण कर देगा, पर जब हम खुद को नहीं जानते तो हम जो संबंध बनाते हैं वो मांग बन जाते हैं। तुमने मेरी बात नहीं समझी, तुम बदल गए हो, तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे। यही अपेक्षाएं संबंधों को बोझ बना देती हैं।
3. आत्मस्वीकृति। प्रेम की जड़ ओशो कहते हैं, यू कैनॉट लव एनीवन अनलेस यू लव योरसेल्फ फर्स्ट। प्रेम तब शुरू होता है जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं। संबंधों को बोझ बनने से बचाने का एक ही तरीका है, दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करना। प्रेम देने की चीज नहीं, जीने की अवस्था है। जब आप प्रेम बन जाते हैं तो जो भी आपके पास आता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है, बिना बंधन के। जागरूकता के बिना प्रेम सिर्फ अधूरी चाहतों और दर्द की खेती बन जाता है। तो दोस्तों, ओशो हमें प्रेम और संबंधों के उस स्तर तक ले जाते हैं जहां न मांग है, न डर है, सिर्फ स्वीकृति है, स्वतंत्रता है और गहराई है। जब प्रेम जरूरत नहीं बल्कि उपस्थिति बन जाता है, तब संबंध बोझ नहीं, एक ध्यान बन जाते हैं। हमें यही सीख मिलती है इस अध्याय से कि पहले खुद से प्रेम करो ताकि तुम दूसरों को प्रेम दे सको, बिना बांधने की कोशिश किए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने, समझने या खुद को देखने का नया नज़रिया मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आपको कभी ऐसा प्रेम मिला है जो आपको आज़ादी दे, या आप खुद किसी को वो आज़ादी दे पाए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रीडिंग कैप्सूल, क्योंकि यहाँ हम किताबों से सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी बदलने वाले अनुभव खोजते हैं। और हाँ, अगला अध्याय ओशो की किताब का शायद सबसे गहरा हिस्सा है, जहां वो बात करते हैं मृत्यु की और जीवन के अंतिम सत्य की। क्या आप तैयार हैं मृत्यु को भी प्रेम की तरह देखने के लिए? जुड़िए अगले वीडियो में द रीडिंग कैप्सूल पर।